नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड करेंगे। ये उसका पार्ट 1 है। जिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। और इस पार्ट में देखते हैं हमें क्या जानकारी दी गई है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियाँ, एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण तथा सीमाओं की विवेचना। तो इसमें इन तीन चीज़ों के बारे में चर्चा की जा रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका परिचय दे रखा है पहले। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती है, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। तो इसमें आपको तीन प्रणालियों के बारे में पता चलेगा। तीन अर्थव्यवस्था की तीन प्रणालियाँ। पहली है पूंजीवाद, दूसरी है समाजवाद और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवाद के अधिक प्रशंसक थे, अधिक समर्थक थे उसके, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तन कर पाना संभव नहीं था। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पूर्व सोवियत संघ था उसकी तरह भारत में नागरिकों का जो भू स्वामित्व था और उसकी संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस समय जो भारत के राजा रजवाड़े थे उनके पास कितनी सारी भू संपत्तियाँ थी। अगर उन सबको हथियाना, उन सबको सरकार को अपने कब्ज़े में लेना, उनका अधिग्रहण करना बहुत काफ़ी मुश्किल था। इसलिए इस जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया गया। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक नए नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं। किसमें भारत एक ऐसा समाजवाद समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं। ये आर्थिक प्रणालियों के प्रकार हैं, तो आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। आपकी किताब में भी दे रखा होगा, बड़ी सरल भाषा में इसमें दे रखा है। योजना के बारे में भी, योजना के बारे में आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना क्या है। तो मैं आपको सरल एक लाइन में बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। किसी भी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा खींच लेना योजना कहलाता है। मतलब उसका एक पैटर्न तैयार कर लेना पहले से ही, या ब्लूप्रिंट जिसे हम बोल सकते हैं, वही योजना कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। तो इसमें जैसा कि योजना आयोग के बारे में बताया जा रखा है, हालांकि इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग हो गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या होते हैं। किसी योजना के स्पष्टतः निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे
समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण, क्योंकि हमारे देश में उस समय संसाधन सीमित थे, इसके कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो। तो इसमें पहला जो है समृद्धि, उसके बारे में जान लेते हैं हम। समृद्धि, इसका मतलब होता है ग्रोथ। देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, इसी को समृद्धि कहा जाता है। देश में जो वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की क्षमता है उसमें वृद्धि करना ही समृद्धि कहलाता है। क्योंकि इसमें वृद्धि हो क्यों रही है? क्योंकि लोगों के पास, लोग मांग कर रहे हैं, और लोग मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास धन है, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के उपभोग करने के लिए उनकी मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रही है। तो समृद्धि का यही मतलब है। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। तो इससे भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या है? तो वो जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी क्या है? एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इसमें योगदान करती है। तो इसमें आपने कृषि तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में अधिक योगदान करता है, और जो सेवा क्षेत्र है वो अमेरिका जैसे विकसित देश हैं उनके में अधिक योगदान करता है। आधुनिकीकरण, अब इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है पंचवर्षीय योजना का। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। इसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। जैसे मशीनों का ज़्यादा यूज़ हो जाना, एक मशीन अगर 100 आदमियों का काम करने लग जाता है उससे जल्दी उत्पादन होने लग जाता है। हालांकि उससे बेरोज़गारी बढ़ती है, लेकिन इसे ही आधुनिकीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं। जैसे HYV, आपने बीज का नाम सुना होगा, जिसके कारण हरित क्रांति भी आई थी। उससे गेहूं का उत्पादन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत उसका जो था वो निर्यात भी करने लग गया था दूसरे देशों को। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण को केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं बल्कि देशीय सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जैसे स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। इसमें मतलब लिया गया है कि आधुनिकीकरण से टेक्निक्स, जो नई तकनीकें हो रही है उन्हीं को अपनाना नहीं है बल्कि विचारों को भी अपनाना है। जैसे भारतीय समाज में या कई देशों में जो पुरुष प्रधान समाज होता था, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन सब में भी बहुत पहले पुरुष प्रधान समाज होता था। महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उन पे भी कई तरह की क्रांति भी सुन रखी हो कि महिलाओं को तो वोट देने का भी अधिकार नहीं था ब्रिटेन ये सब में। हालांकि भारत ने अपनी आज़ादी के समय में ही सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया था। ये भी एक अच्छी बात है। तो यही उनके अधिकारों की बात की जा रखी है। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है।
हालांकि अगर मैं परंपरागत की बात करूँ तो अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूँ, तो अगर मैं उससे वैदिक काल की मैं बात करूँ, उत्तर वैदिक काल में चीज़ें बदल गई थी, लेकिन अगर मैं वैदिक काल की बात करूँ तो उसमें महिलाओं को बहुत सारी जो अधिकार है वो प्राप्त थे। पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। बाद में जब आडंबर बढ़ते गए, पाखंड ये सब बढ़ते गए, कर्मकांड बढ़ते गए, तो महिलाओं पर कई चीज़ें थोपी जाने लगी। और जो आपने सती प्रथा का नाम सुन रखा होगा, वो शायद 1800 साल पहले, अभी कुछ 1800 साल ही हुए हैं, तब आई थी जब सातवाहन युग था, तब शायद आई थी। हाँ, ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। चाणक्य ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, वह समाज जल्द ही नष्ट हो जाता है। वे समाज और देश दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये आधुनिकरण की बात नहीं है, ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे हमारे, उसमें भी बहुत बार बताया जा रखा है। लेकिन तब भी इसे हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, जिसके कारण इनकी भी आवश्यकता बढ़ गई थी। तो धन्यवाद, ये था फर्स्ट पार्ट। इस अगले पार्ट में हम बाकी की दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, आत्मनिर्भरता और समानता, और आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और शेयर करें।